Hey guys, what's up? Good evening to each and every one of you. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और आज इसकी दूसरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर नए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। सो दिस इज मी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई एम एन ऑथर ऑफ वेरियस बुक्स। आई टीच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स टू सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स एंड टैक्सेशन टू सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। और मैं अनअकैडमी प्लस में लेजेंड रैंकिंग पर हूं, ये आप लोग देख सकते हैं। ये मेरा शेड्यूल है। फाउंडेशन सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैथ्स और स्टैट्स पढ़ाने के लिए, मैथ्स स्टैट्स एलआर पढ़ाने के लिए मैं इस टाइम पर लाइव आता हूं, और सीए इंटरमीडिएट को टैक्सेशन पढ़ाने के लिए मैं रोज शाम को इसी चैनल पर मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 बजे लाइव आ जाता हूं। अगर आप मेरा कोई भी पुराना सेशन देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं www.livedaily.me/clivedaily। इस लिंक में मैंने शुरुआत से लेकर अभी तक जितने भी सेशंस आप लोगों के लिए लिए हैं वो सारे के सारे एक्सेसिबल हो जाते हैं विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग। तो आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो। अगर आप लोग और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और डेडिकेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर आना होगा। यहां पर स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना होगा। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर सीए पर क्लिक करना होगा और आपको सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग सीए इंटरमीडिएट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शंस आएंगे, प्लस, आइकॉनिक या लाइट। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट्स एंड क्विज़ेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में प्लस के सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको 1-on-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी मिल जाता है। जब आप यहां पर सेलेक्ट प्लस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां पे आप मेरा कोड एंटर करेंगे, निष्ठेन, अप्लाई करेंगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऑफर्स चल रहे हो, तो जो भी ऑफर्स चल रहे होंगे वो आप लोग अगर मेरा कोड यूज करेंगे यहाँ पर निष्ठेन, तो वो सारे के सारे ऑफर्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। तो कोई टेंशन वाली बात उसमें है नहीं। ये आइकॉनिक के प्राइसेस है, यहां पर भी आप मेरा कोड यूज करेंगे निष्ठेन तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड सिमिलरली ये लाइट के प्राइसेस हैं, यहां पर भी आप मेरा कोड यूज करेंगे निष्ठेन तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो सर, हम लोग कर रहे थे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, और हम लोगों ने जहां तक जो अभी तक बात की थी एक बार क्विकली उसको मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को, और उसके बाद हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो बिजनेस का मतलब मैंने आपको लेमन टर्म्स में बताया था कि बिजनेस का मतलब कुछ भी बेचना, कोई भी सामान बेचना, और प्रोफेशन का मतलब कोई भी सर्विस बेचना। राइट, टेक्निकल लैंग्वेज में अगर जाया जाए तो बिजनेस में ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर आ जाता है। ट्रेड मतलब नॉर्मल बाइंग एंड सेलिंग, कॉमर्स अगर उसी चीज को आप बहुत लार्ज स्केल पर करते हो, और मैन्युफैक्चरिंग अगर आप कुछ पैदा करके बेच रहे हो, अगर आप कुछ बनाकर बेच रहे हो, कुछ आप मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हो। राइट, तो बिजनेस में आपका वो भी आ जाता है कि अगर आपने, वैसे तो पूरे साल भर के लिए चलते रहना चाहिए, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ऑफ एक्टिविटीज होनी चाहिए, लेकिन अगर आपने थोड़े से टाइम के लिए भी कोई एक पार्ट वेंचर टाइप का भी किया तो भी उसको बिजनेस मान लिया जाएगा, और उसके जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। प्रोफेशन के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि प्रोफेशन में वोकेशन इंक्लूडेड होता है। प्रोफेशन का मतलब होता है अगर आपके पास कोई डिग्री है उसके बेसिस पर आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, और वोकेशन का मतलब होता है आप सिर्फ अपने स्किल और टैलेंट की वजह से अगर कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हो, कोई भी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज वोकेशन। राइट, तो उसके बाद चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन सी चीजें आपके पीजीपीपी में आती हैं। सॉरी, चार्जिंग सेक्शन में हम लोगों ने बात की थी कि एज पर सेक्शन 28 कौन कौन सी चीजों पे आपका टैक्स लग जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल इन अधेड पीजीबीपी। सबसे पहले एनी इनकम और प्रॉफिट ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, इसमें आपका लग जाता है। एनी गिफ्ट, बेनिफिट और परक्विजिट रिसीव्ड ड्यू टू बिजनेस और प्रोफेशन, तो मैंने आपको डॉक्टर्स, लॉयर्स वगैरह का एग्जांपल लिया था। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी, यहां पर मैंने रिलायंस का एग्जांपल दिया था कि मुकेश अंबानी जी के हेल्थ के ऊपर अगर कंपनी ने, रिलायंस ने अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उससे कोई भी इंश्योरेंस का पैसा रिलायंस को मिलता है तो फिर वो सारा का सारा पैसा आपका पीजीबीपी में टैक्सेबल होता है। एनी सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय पार्टनर फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को कोई भी सैलरी, इंटरेस्ट वगैरह किसी भी तरह से कुछ भी मिलता है तो वो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल हो जाता है। नॉन कंपीट फीस, कल को कोई अगर स्टूडेंट आके मुझसे कहे कि मैं भी मैथ्स पढ़ाऊंगा आपकी तरह से, तो मैं डर जाऊंगा और मैं उससे कहूंगा ये ले 20 लाख रुपए ले, ये ले 1 करोड़ रुपए ले, लेकिन रुक जा, वैसे वो अलग बात है, मेरे पास है नहीं इतने सारे पैसे, लेकिन फिर भी पता नहीं कहां से दूंगा, बट दे दूंगा। एनी कॉम्पनसेशन रिसीव फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, इसमें मैंने आप लोगों को मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल दिया था कि मेरी फ्रेंचाइजी के
5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर मैकडॉनल्ड्स से मेरा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कोई और मैकडॉनल्ड्स नहीं खुलेगा, लेकिन फिर खुल गया तो मैकडॉनल्ड्स वालों ने मेरे को कुछ कॉम्पनसेशन दिया और कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को मॉडिफाई किया। ड्यूटी ड्रॉबैक, कैश कॉम्पनसेटरी सपोर्ट, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, तो उस पर मुझे सरकार को जीएसटी पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर वही मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करता हूं तो सरकार उस जीएसटी का ड्रॉबैक देती है, उस जीएसटी का रिफंड दे देती है, जिसको हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट, अगर मेरे पास कोई स्टॉक इन ट्रेड है उसको मैं कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर देता हूं तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट वो आपका पीजीबीपी इनकम में टैक्सेबल हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि सेक्शन 29 क्या कहता है। सेक्शन 29 आपको सिर्फ इतना बताता है कि कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी किस तरह से होगा, तो ये बस इतना कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी सेक्शन 30 से सेक्शन 43D के बीच में जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग होगा, राइट। तो यहां पर बस इतना ही लिखा हुआ है कि सेक्शन 30 to 37 आपके एडमिसिबल डिडक्शंस बताते हैं, सेक्शन 40 आपके इनएडमिसिबल डिडक्शंस बताते हैं, सेक्शन 40A आपको एक्सपेंसेस और पेमेंट्स नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, 41 में प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स और अदर प्रोविजंस भी होते हैं। इसका भी मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिलवा दिया था। उसके बाद हम लोगों ने एक एक करके ये सेक्शंस पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन नंबर 30 व्हिच इज रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग्स। ये सिर्फ बिल्डिंग्स के लिए वाला सेक्शन एप्लीकेबल होता है। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि ओनर और टेनेंट में से किसके लिए कौन कौन से खर्चे अलाउड हैं। तो रेंट ओनर के लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो अलाउबिलिटी का सवाल ही नहीं पैदा होता। रेट्स एंड टैक्सेस अगर कोई ओनर पे करता है तो वो अलाउड होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर कोई ओनर पे करता है तो वो अलाउड होते हैं। रेवेन्यू रिपेयर्स अलाउड होते हैं और कैपिटल एसेट नॉट अलाउड होते हैं, क्योंकि कैपिटल एसेट को फिर वो कॉस्ट ऑफ द एसेट ट्रीट किया जाता है और उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है। सिमिलरली टेनेंट के केस में अगर देखा जाए, तो अगर टेनेंट कुछ भी रेंट पे करता है तो वो अलाउड होता है। रेट्स एंड टैक्सेस अलाउड होते हैं, इंश्योरेंस अलाउड होता है, रेवेन्यू रिपेयर अलाउड होता है और कैपिटल रिपेयर नॉट अलाउड होता है, क्योंकि जितना भी एक्सटेंशन बिल्डिंग में एक टेनेंट ने करवाया उस एक्सटेंशन को एक अलग एसेट मान लिया जाता है, एक पार्ट ऑफ बिल्डिंग मान लिया जाता है, तो वो कॉस्ट ऑफ एसेट में हो जाता है और उसके बाद उसको डेप्रिसिएशन मिलना शुरू हो जाता है, राइट। तो नॉट अलाउड में यही था, इट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड देयर ऑन। फिर हम लोगों ने सेक्शन 31 किया था, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो यहां पर भी हम लोगों ने रेंट वगैरह के बारे में भी बात की थी। तो रेंट यहां पर ओनर के लिए तो नॉट एप्लीकेबल होता है, टेनेंट को मिल तो जाता है रेंट का रिडक्शन, लेकिन वो सेक्शन 31 में नहीं मिलता है, वो सेक्शन 37 में मिलता है, राइट। सिमिलरली इंश्योरेंस अलाउड होता है दोनों को, रेवेन्यू रिपेयर दोनों को अलाउड होता है, कैपिटल रिपेयर दोनों को नॉट अलाउड होता है, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड किया जाता है और उसके बाद उस पर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। उसके बाद ये लास्ट नोट हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 एंड 31 आर अलाउड ओनली इफ दीज एसेट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यहां तक कि हम लोगों ने बात की थी, 7 मिनट 55 सेकंड हो चुके हैं और हम लोगों ने पुरानी वाली क्लास में जो कुछ भी पढ़ा था उसको यहां पर क्विकली रिवाइज कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आज से एक बड़ा मुद्दा उठाने जा रहे हैं एंड दैट बड़ा मुद्दा इज ऑफ डेप्रिसिएशन। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा, सर डेप्रिसिएशन में ऐसी कौन सी बड़ी बात है? डेप्रिसिएशन तो हम लोग क्लास 11 से करते आ रहे हैं और अगर क्लास 11 में हमारे पास साइंस थी तो फिर हम लोग फाउंडेशन से करते आ रहे हैं। डेप्रिसिएशन तो वेरी सिंपल, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो अकाउंट्स में हम लोग करते ही आ रहे हैं, बहुत ही सिंपल होता है और मैथ्स में भी आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में वो करवाई दिया था, तो डेप्रिसिएशन तो बड़ा ही सिंपल होता है। लेकिन यहां पर सिंपल तो है, लेकिन यहां पर जो डेप्रिसिएशन लगाने का तरीका है, जो डेप्रिसिएशन लगाने का सिस्टम है, वो कंप्लीटली डिफरेंट है देन व्हाटएवर यू हैव स्टडीड इन अकाउंट्स। तो सर जो अकाउंट्स में पढ़ा वो गलत था क्या? नहीं, वो गलत बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। अकाउंट्स में जो पढ़ा वो गलत नहीं था। अकाउंट्स में जो पढ़ा था दैट वाज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। दैट वाज एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो आप लोग WDV मेथड से करते थे और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट निकालते थे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकालते थे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में लेकर जाते थे, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। कोई भी एसेट अगर 6 महीने के लिए यूज हुआ तो उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन, कोई भी एसेट अगर 7 महीने के लिए यूज हुआ तो उस पर 7 महीने का डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। इस तरह से आप लोग करते थे अकाउंट्स में, राइट। लेकिन टैक्सेशन में डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका एकदम अलग हो जाता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका एकदम अलग हो जाता है। अब जैसे ही मैं ये बोलता हूं ना, आपके दिमाग में 2-4 चीजें आती हैं, आपके दिमाग में कुछ एकदम प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, जो मेरे दिमाग में भी आए थे एकदम जब मैंने शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। कि अगर इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन अलग आएगा, अगर इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन को नोट करने का तरीका अलग है देन व्हाट वी हैव स्टडीड इन कंपनीज एक्ट, तो प्रैक्टिकली मेरे को एक बात बताओ
प्रैक्टिकली एक बात बताओ कि हम लोग जब अपनी कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी जब अपनी बैलेंस शीट बनाती है तो फिर वो डेप्रिसिएशन कैसे निकालती है, कैसे लगाती है? इनकम टैक्स के हिसाब से या कंपनीज एक्ट के हिसाब से? कोई भी कंपनी जो बड़ी से बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जब वो अपनी बैलेंस शीट फाइनल करती हैं, जब वो अपने फाइनल अकाउंट्स को फाइनलाइज करती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करती हैं, तो फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से लगाती हैं या कंपनीज एक्ट के हिसाब से लगाती है? तो द आंसर इज दोनों तरीके से है। ये क्या हो गया? यस, प्रैक्टिकली दो बैलेंस शीट्स बनती हैं, प्रैक्टिकली दो बैलेंस शीट्स बनती हैं। एक बैलेंस शीट जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में फाइल की जाती है, क्योंकि ऐसे आगे चलकर आप लोग बहुत सारे रूल्स पढ़ोगे, थोड़े से सीए इंटरमीडिएट में पढ़ोगे, थोड़े से सीए फाइनल में पढ़ोगे, जहां पर कई सारे आइटम्स का जो ट्रीटमेंट होता है, कई सारे आइटम्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ और होता है और वो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ और होता है। कई सारे आइटम्स का जो ट्रीटमेंट है वो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ और होता है और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से कुछ और ही होता है। तो अगर आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से इनकम टैक्स वाली बैलेंस शीट बनाकर फाइनल कर दोगे तब फिर डिपार्टमेंट को प्रॉब्लम आ जाएगी। डिपार्टमेंट कहेगा ये आपने गलत किया है, इस पे आपको पेनल्टी लगाएंगे, इस पे आपको इंटरेस्ट लगाएंगे, इस पे आपको पंगा होगा। ठीक है, तो आप अगर आप यहां पर इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाकर वहां पर फाइल कर देते हो कंपनीज एक्ट में, अगर आप इनकम टैक्स के हिसाब से बैलेंस शीट बनाकर कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फाइल कर दे तो वहां से पंगे आएंगे कि तो तुमने कंपनीज एक्ट 2013 का वायलेशन किया है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से आप लोगों को दो बैलेंस शीट्स बनानी होती हैं, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। सर ये तो कुछ समझ में नहीं आया, मतलब इसमें हाउ कैन वी फिर मतलब उनका दोनों का कंसेंसस कैसे आता है, फिर दोनों सेम कैसे होंगी, क्या क्या होता है? तो इसके लिए भी आप लोग एक चीज पढ़ोगे जिसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी डिफरेंसेस, जिनको और टेक्निकली बोला जाता है टाइमिंग डिफरेंसेस। हो सकता है आप लोगों ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा अबाउट डेफर्ड टैक्स एसेट एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये डेफर्ड टैक्स एसेट्स और लायबिलिटीज आप लोग अकाउंटिंग में पढ़ोगे। सीए फाइनल में आपका कोई ना कोई एक इंड एस होगा, जब मैंने पढ़ा था तब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 था, उसमें आई थिंक सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 था, जिसमें ये सारी चीजें होती थी, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वाली चीजें होती थी, जिसमें एक्चुअली बताया जाता था कि देखो ये इनकम टैक्स के हिसाब से अलग होता है, अकाउंटिंग के हिसाब से अलग होता है। तो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये भी तो दिखाना पड़ेगा ना कि यार हमने इनकम टैक्स में कितना टैक्स पे किया, क्योंकि जो टैक्सेशन जो भी आप लोग टैक्सेस पे करते हो वो भी तो आपके बैलेंस शीट में आते हैं। ठीक है, एनीवे तो ये वाला डिस्कशन हमारा लंबा चल सकता है, जितना मर्जी लंबा इसको खींच सकते हैं वो उतना खींच सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग वापस यहां पर आ जाते हैं। अभी वील बी कंसर्न्ड विद ओनली, ये मैंने आपकी सिर्फ क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए बैठाया, ये चीजें बताई हैं कि देयर आर थिंग्स नोन एज डेफर्ड टैक्स एसेट्स एंड डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज व्हिच यू विल बी स्टडीइंग इन अकाउंट्स व्हेन यू विल रीच सीए फाइनल लेवल, राइट? तो ये सारी चीजें आप लोग सीए फाइनल लेवल पर पढ़ोगे कि कैसे कैसे इनकम टैक्स की बैलेंस शीट, इनकम टैक्स के प्रॉफिट एंड लॉस और कंपनीज एक्ट के प्रॉफिट एंड लॉस में डिफरेंसेस आ सकते हैं और कैसे कैसे आप उनको, उन डिफरेंसेस को रेकंसाइल कर सकते हो। ठीक है, कैसे कैसे आप इन डिफरेंसेस को रेकंसाइल कर सकते हो। चलो जी, अभी आ जाते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जिनका ट्रीटमेंट कंपनीज एक्ट के हिसाब से कुछ और होता है और इनकम टैक्स के हिसाब से कुछ और होता है, और उनमें से एक आइटम हमारे पास आ जाता है डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सर ऐसा क्या खास है डेप्रिसिएशन में? तो मान के चलो डेप्रिसिएशन इज अ ह्यूज टॉपिक अभी। ठीक है, तो आने वाली 4-5 क्लासेस तक तो ये डेप्रिसिएशन ही चलने वाला है। हो सकता है 5-7 क्लासेस तक डेप्रिसिएशन ही चले, 4-5 मैंने कम बोल दिया, हो सकता है आने वाली 5-6 क्लासेस तक डेप्रिसिएशन ही चले। ठीक है, तो लेट्स सी, क्योंकि डेप्रिसिएशन में बहुत सारे छोटे-छोटे पेज है और इंटरमीडिएट पे तो फिर भी कम है, फाइनल में और ज्यादा है। ठीक है, बट एवरी पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड सीम्स वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल होगा, मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगा सारी चीजें। ठीक है, तो देखो depreciation is calculated in a different way in taxation as compared to accounts. The more depreciation an assessee claims, the less becomes his profit, thereby reducing the tax liability. Common sense है, जितना ज्यादा आप depreciation claim करोगे उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन में बहुत ज्यादा फिगर आती रहेगी, तो आपका प्रॉफिट कम होता रहेगा, और जैसे ही प्रॉफिट कम होगा तो आपका टैक्स भी आपको कम देना पड़ेगा। In order to curb the fraudulent practices in relation to depreciation, Section 32 lays down elaborate rules for calculating and claiming depreciation for the purposes of calculating profits and gains from business or profession. आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ऑलराइट, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आ जाओ, देखो कंडीशंस टू क्लेम डेप्रिसिएशन। कंडीशंस टू क्लेम डेप्रिसिएशन, सबसे पहला पॉइंट इसमें यह है कि आपको कौन कौन सी कंडीशंस फुलफिल कर देनी चाहिए अगर आपको डेप्रिसिएशन का क्लेम मिलेगा तो।
ठीक है, तो व्हाट ऑल कंडीशंस आर देयर दैट यू मस्ट fulfill in order to claim depreciation on your assets, right? पहली चीज, assessee must be the owner of the asset wholly or partly. Beneficial owner is also acceptable. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास कोई एसेट है, ठीक है, मेरे पास कोई एसेट है, अब इसका मैं या तो पार्ट ओनर हो सकता हूं या तो कंप्लीटली ओनर हो सकता हूं, ठीक है। कई बार जॉइंट कस्टडी में खरीद लेते ना, अभी अभी ऐसे ही हुआ था, मजाक में ही हम लोग वहां पर गए थे ना अभी दिल्ली में मैराथन कंडक्ट करने मैराथन कंडक्ट करने हम लोग दिल्ली में गए थे ना, सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए नेशनल सर्वर में। तो वहां पर होटल के बाहर हम लोगों को एक बड़ी शानदार सी कार दिखी, पता नहीं कौन सी कार थी वो, ठीक है, फरारी लैम्बोर्गिनी कोई तो थी, तो बस वो ऐसी एज अ मॉडल वहां पर प्लेस्ड थी, ठीक है। तो मैंने अंशुल सर से कहा कि सर मतलब देखो आपने एमजी हेक्टर ले ली गाड़ी, ठीक है, मैंने छोटी मोटी क्विड ले ली, ठीक है, अब एमजी हेक्टर के सामने तो क्विड तो बहुत ही छोटी सी है। तो मैंने अंशुल सर से कहा सर देखो नेक्स्ट गाड़ी ना लैम्बोर्गिनी लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट कार लैम्बोर्गिनी लेंगे, हम दोनों मिलकर ले लेते हैं। फिर मैंने ऐसे उनसे बोला आप रख उसको बैंगलोर में लेना, क्योंकि प्रयागराज की सड़कें ऐसी नहीं है कि उनमें लैम्बोर्गिनी दौड़ाई जाए, ठीक है। तो बैंगलोर जब भी मैं कभी बैंगलोर आऊंगा तो मैं बैंगलोर में लैम्बोर्गिनी चलाऊंगा, आप उसको खरीद के रख लेना, मतलब हम दोनों मिलकर खरीद लेंगे। तो क्या हो गया, जॉइंट ओनरशिप हो गई, तो अब उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन हम दोनों को मिलेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो ये मतलब होता है पार्ट ओनरशिप का। तो अभी क्या बात हुई थी कि गाड़ी खरीद लेते हैं सर, थोड़ा सा पेमेंट आप कर देना, थोड़ा सा पेमेंट मैं कर दूंगा, मिलकर खरीदेंगे, पता नहीं कितने सालों बाद इतना पैसा आ पाएगा कि हम लैम्बोर्गिनी खरीद पाए। लेकिन सपने देखने में कोई टैक्स थोड़ी लगता है, ठीक है। अभी लैम्बोर्गिनी अगर खरीदेंगे तब अलग दुनिया भर के टैक्सेस लगेंगे, लेकिन अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं ऐसे कि सर अगली गाड़ी लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, तो उसमें थोड़ी कोई टैक्स लगेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सपनों पे तो कोई टैक्स लगता नहीं है। एनीवे द पॉइंट इज कि पार्ट ओनरशिप अगर आपकी है किसी भी एसेट को लेकर, तो उस एसेट पर भी आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर मैंने लिखा हुआ है बेनिफिशियल ओनर इज आल्सो एक्सेप्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय बेनिफिशियल ओनर? बेनिफिशियल ओनर का मतलब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। सपोज मुझे आपसे कोई बिल्डिंग खरीदनी है, ठीक है, सपोज मुझे आपसे कोई बिल्डिंग खरीदनी है। अब मैंने आपसे आज वो बिल्डिंग खरीदी और आज ही मैंने उसमें रहना शुरू कर दिया, आज ही मैंने उसमें अपना बिजनेस सेटअप कर दिया और मैं उस बिजनेस में अपना काम किए जा रहा हूं, ठीक है। अब अगर डेप्रिसिएशन लेने की बात आएगी तो डेप्रिसिएशन कायदे से मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि अब वो बिल्डिंग मैंने ले ली है। बट बाय चांस अगर उस बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन अभी तक ट्रांसफर नहीं हो पाया इन माय नेम, ठीक है, अंडरस्टैंड कि मैंने आप लोगों से बिल्डिंग ले ली, मैंने आपसे बिल्डिंग ली, जो भी है आप, ठीक है, मैंने आपसे बिल्डिंग ले ली, अभी मैं उस बिल्डिंग में अपना बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहा हूं और उसमें मैं अपना बढ़िया प्रॉफिट वगैरह कमा रहा हूं। 31 मार्च आ गया लेकिन अभी तक बिल्डिंग की रजिस्ट्री मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है। तो अगर बिल्डिंग की रजिस्ट्री मेरे नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई है तो फिर रजिस्टर्ड ओनर कौन है? आप हो, ठीक है। तो आपको क्या डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या डेप्रिसिएशन इसका आपको मिलेगा? द आंसर इज नो। इसमें डेप्रिसिएशन मुझे मिल जाएगा, क्योंकि बेनिफिशियल ओनर कौन है? बेनिफिशियल ओनर मैं हूं ठीक है। तो पहली कंडीशन ये थी कि असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट होली और पार्टली, बेनिफिशियल ओनर इज आल्सो एक्सेप्टेबल। और दूसरा है एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर घर पे रह रहा हूं, अपने घर पे रह रहा हूं और मेरा बिजनेस कहीं और है, तो फिर मैं घर की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अपने बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्लेम कर सकता हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। अच्छा, इसमें अब कुछ नोट्स हैं, ध्यान देना। सबसे पहला, इन केस ऑफ हायर परचेज असेसी बिकम्स द ओनर ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट बट ही कैन क्लेम द डेप्रिसिएशन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे कि लीजेस में दो तरह की लीज होती हैं, एक फाइनेंसिंग लीज होती है, एक ऑपरेटिंग लीज होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग अकाउंट्स में पढ़ोगे। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 होता था, अब कोई इंड एस आ गया होगा उसके लिए, लेकिन आई थिंक आप लोगों के सिलेबस में इंटरमीडिएट में अभी भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही हैं, राइट। तो आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ही पढ़ोगे उसको। एनीवे तो यहां पर क्या हुआ कि हायर परचेज में क्या होता है? हायर परचेज का मतलब मैं आपको बता देता हूं अगर आपको नहीं पता हो तो। हायर परचेज का मतलब होता है कि मैं खरीदने का मेरा पूरा इंटेंशन है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा मैं अभी नहीं दूंगा आपको, इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दूंगा मैं, ठीक है। आपको मैं इंस्टॉलमेंट्स में पैसा दूंगा, बस इतना बेसिक आइडिया समझ लो। सर इज हायर परचेज सेम एज ईएमआई या कुछ भी और आपके सवाल है तो वो आपको अकाउंट्स वाले टीचर बताएंगे, हम लोग यहां पर अननेसेसरली उसमें घुसेंगे नहीं, ठीक है। तो हायर परचेज का मतलब बस इतना समझ लीजिए आप कि अगर मान लो मुझे आपसे कोई एसेट खरीदना है, मेरे पास पूरे के सारे पैसे नहीं है आपको देने के लिए, तो फिर मैं आपसे इंस्टॉलमेंट्स में ले लूंगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे इंस्टॉलमेंट्स में लेता हूं तो फिर टेक्निकली क्या होता है? आई बिकम द ओनर ओनली आफ्टर आई पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट टू यू, ठीक है। जब तक मैं आपको आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर देता तब तक मैं टेक्निकली ओनर नहीं बनता उस एसेट का, लेकिन मैं फिर भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं। बेनिफिशियल ओनर मैं हो गया, ठीक है। इन केस ऑफ लीज डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज क्लेम्ड बाय लेजर। अगर एसेट को मैं किराए पर लेता हूं, अगर मैं एसेट को किराए पर लेता हूं, ठीक है, तो मैं लेजी बन गया, आप लेजर बन गए,
ठीक है। लीज के केस में दो पार्टीज होती है ना, लेजर और लेजी, हम लोगों ने पहले भी बात की हुई है इसके बारे में। तो अगर आपसे मैंने कोई एसेट किराए पर लिया तो उसका रजिस्टर्ड ओनर कौन? आप। ठीक है। डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा? मुझे। अब आप बोलो क्यों सर, डेप्रिसिएशन तो आपको मिलना चाहिए। ठीक है, डेप्रिसिएशन तो आपको मिलना चाहिए ना, क्योंकि अगर ओनर आप हो तो डेप्रिसिएशन आपको मिलना चाहिए। द आंसर इज नो। व्हाई नॉट? क्योंकि आपको तो एनीवे वो मिल रहा है ना, लीज रेंटल आपको मिल रहा है। एक मिनट रुक जाओ, आपको लीज रेंटल मिल रहा है, एक सेकंड। हाँ, लेजर को ही तो मिल रहा है, सही बात तो है। मैं बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया। ठीक है, मैं बोलते बोलते कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल सही बात है, लेजर आप ही को मिलेगा। आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूं। द पॉइंट इज कि अगर आप लेजर हो, आप मालिक हो मशीन के, मैं किराएदार हूं। ठीक है, मैंने आपसे कोई भी एसेट को किराए पर लिया हुआ है, तो बेनिफिशियल ओनर तो मैं हुआ ना, बेनिफिशियल ओनर तो मैं हुआ ना कायदे से। यहां पर इतना सब हम लोगों ने देख लिया, तो बेनिफिशियल ओनर तो मैं हुआ, उसका बेनिफिट तो मैं क्लेम करूंगा। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन किसको मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। क्यों आपको मिलेगा, अभी इसके बारे में बात समझना। पहले मैं एक बार पिक्चर क्लियर कर देता हूं। ठीक है, आप लेजर हो, आप ओनर हो मशीन के, किसी भी एसेट के। मैं लेजी हूं, मैंने आपसे मशीन को किराए पर लिया हुआ है, आपकी मशीन यूज मैं कर रहा हूं, बेनिफिट मुझे हो रहा है। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसके हिसाब से बेनिफिशियल ओनर को भी तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि लीज के केस में डेप्रिसिएशन सिर्फ लेजर को ही मिलेगा, मतलब डेप्रिसिएशन आप ही को मिलेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड ओनर हो। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने डेप्रिसिएशन मुझे दे दिया तो मेरे को दो डिडक्शंस मिल जाएंगे। पहला, लीज रेंटल का। ठीक है, अगर मैंने आपसे मशीन को किराए पर लिया हुआ है तो मैं आपको उसका किराया दे रहा हूं ना, और ये जो किराया मैं आपको दे रहा हूं ये भी तो मैं क्लेम कर रहा हूं ना अपने P&L में एज अ डिडक्शन। ठीक है, ये भी तो एक्सपेंस होगा, तो ये भी बिजनेस एक्सपेंस है, ये भी अलाउड हो जाएगा। और दूसरा मैं कह रहा हूं मैं डेप्रिसिएशन भी ले लूं तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, या तो फिर मेरे को लीज रेंटल ना मिले, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन लूं। ठीक है, लेकिन यहां पर लॉ में क्या प्रोविजन है? लॉ में ये प्रोविजन है कि अगर मैं सपोज कोई भी एसेट लीज पर लेता हूं तो डेप्रिसिएशन हमेशा लेजर को मिलेगा, लेजी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। ठीक है, लेजी को डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, लीज के केस में डेप्रिसिएशन हमेशा लेजर को मिलता है। और तीसरा नोट है इसमें, डेप्रिसिएशन इज अलाउड फ्रॉम द डे ऑन व्हिच द एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज, बट इन केस स्टैंड बाय एसेट्स इमरजेंसी स्पेयर्स डेप्रिसिएशन इज अलाउड फ्रॉम द डे द एसेट इज रेडी टू यूज। अब सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, दो चीजें होती हैं, एक होता है एसेट आपका रेडी टू यूज हो गया और दूसरा होता है एसेट आपका पुट टू यूज हुआ। ठीक है, रेडी टू यूज और पुट टू यूज, इन दोनों चीजों में फर्क है। क्या फर्क है मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, इनकम टैक्स में आपको डेप्रिसिएशन तब मिलता है, उस डेट से मिलता है जब आपका एसेट एक्चुअली यूज में पुट किया जाता है, व्हेन योर एसेट इज एक्चुअली पुट टू यूज, ना कि व्हेन योर एसेट इज ओनली रेडी टू यूज। ठीक है, तो पुट टू यूज मतलब आपने एसेट का एक्चुअली काम करना शुरू किया। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे सामने एक कंप्यूटर है, मेरे सामने एक कंप्यूटर रखा हुआ है, डेस्कटॉप कंप्यूटर रखा हुआ है। ठीक है, अब मैं एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, मैंने सपोज नोएडा में एक मकान लिया, सपोज मैंने नोएडा में एक कमरा लिया, किराए पर ले लिया मैंने। ठीक है, और एक कंप्यूटर मैंने नोएडा के उस कमरे में इंस्टॉल करवा दिया, एक कंप्यूटर मैंने नोएडा के उस कमरे में इंस्टॉल करवा दिया कि अभी मैं 2-3 महीनों में नोएडा शिफ्ट होने वाला हूं। जब मैं नोएडा शिफ्ट हो जाऊंगा तो आई विल बी वर्किंग ऑन दैट कंप्यूटर, आई वोंट बी टेकिंग दिस कंप्यूटर, आई विल बी वर्किंग ऑन दैट कंप्यूटर। ठीक है, अब जैसे ही कंप्यूटर वहां पर इंस्टॉल हो गया वो रेडी टू यूज हो गया। यस, जैसे ही कंप्यूटर वहां पर इंस्टॉल हो गया वो रेडी टू यूज हो गया। लेकिन जब तक मैं जाकर उसको यूज नहीं करने लग जाऊंगा तब तक क्या वो पुट टू यूज हुआ? नहीं, इंस्टॉल होके पड़ा हुआ है वहां पर। ठीक है, कंप्यूटर जो है डेस्कटॉप कंप्यूटर वहां पर लग गया, इंटरनेट लग गया, सब कुछ लग गया, अब वहां पर वो कंप्यूटर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो रेडी टू यूज है, मैं जिस दिन चाहूं वहां पर नोएडा वाले फ्लैट में जाकर उस कंप्यूटर को यूज कर सकता हूं। लेकिन क्या अभी मैं उसको यूज कर रहा हूं? नहीं। तो क्या उस वाले कंप्यूटर पे जो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस पर्पस के लिए मैंने खरीदा है, क्या उस वाले कंप्यूटर पे मैं अभी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता हूं? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली रेडी टू यूज, इट्स नॉट पुट टू यूज येट, वो अभी पुट टू यूज नहीं हुआ है। हां, 2-3 महीने बाद जब मैं जाऊंगा और उसको यूज करने लग जाऊंगा तब ये बोला जाएगा कि वो कंप्यूटर पुट टू यूज हो गया है और तब मैं उस पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाऊंगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक फायर एक्सटिंग्विशर है, एक फायर एक्सटिंग्विशर है। फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम होता है कि जब आग लगे तो आग को बुझाओ। ठीक है, मैंने सेफ्टी पर्पस से फायर एक्सटिंग्विशर खरीद के यहीं पर बोर्ड के साइड में लगा रखा है। सपोज
ऐसे लगाए नहीं है, बट सपोज मैंने सेफ्टी पर्पस से फायर एक्सटिंग्विशर यहीं पर बोर्ड के साइड में लगा रखा है, राइट। साल भर हो गया, आग नहीं लगी स्टूडियो में, थैंक गॉड। ठीक है, साल भर हो गया स्टूडियो में आग नहीं लगी, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये तो मेरा रेडी टू यूज है, लेकिन पुट टू यूज तो हुआ ही नहीं। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये रेडी टू यूज तो है, लेकिन ये पुट टू यूज तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जब तक साल भर में आग नहीं लगेगी तो फिर मैं इसको यूज कैसे करूंगा, और अगर यूज नहीं होगा तो फिर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहां पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपके पास स्टैंड बाई एसेट्स हैं, स्टैंड बाई एसेट्स का मतलब ये रखा हुआ है। इमरजेंसी स्पेयर्स, इमरजेंसी स्पेयर्स का मतलब कोई भी एसेट मैंने लाकर रखा हुआ है कि कभी मेरा कोई एसेट टूटता है तो मैं उसको तुरंत फिक्स तो कर लूं। ठीक है, जैसे ये जो माइक है ना, माइक, मैंने इस माइक के बहुत सारे कंपोनेंट्स मंगाकर रखे हुए, राइट, क्योंकि पहले कई बार ऐसा हो चुका था कि अचानक से क्लास शुरू होने वाली है और 1 मिनट पहले अचानक से माइक खराब हो गया। ठीक है, कई बार ऐसा होता था, ऑल्दो तब पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी थैंकफुली ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कई सारे स्पेयर पार्ट्स माइक्स वगैरह के मंगाकर रखता हूं अपने पास, जिससे कभी भी अगर ऐसा हो कि ऑडियो नहीं आ रही है या माइक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आई कैन इमीडिएटली रिप्लेस द माइक और इमीडिएटली रिप्लेस द बैटरीज और व्हाटएवर। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके इमरजेंसी स्पेयर्स हो गए, तो इनके केस में डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है, इनके केस में डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा ये वाली चीज याद रखिएगा कि डेप्रिसिएशन आपको तभी मिलता है जब आपका एसेट पुट टू यूज होता है, ना कि तब जब आपका एसेट रेडी टू यूज होता है। लेकिन इमरजेंसी स्पेयर्स अगर है या कुछ भी आपके स्टैंड बाय एसेट्स वगैरह है तो उन पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाता है इवन इफ दे आर नॉट पुट टू यूज। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कंडीशंस टू क्लेम डेप्रिसिएशन का, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। डन, चलो आ जाओ नेक्स्ट, क्लासेस ऑफ एसेट्स। सर डेप्रिसिएशन से लेकर इतना क्या ये सब बता रहे हो आप, अभी रुक जाओ ना, मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, एक बार ये थियोरेटिकल पोर्शन खत्म हो जाए ना डेप्रिसिएशन का, उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे, और जब उन क्वेश्चंस में ये सारी की सारी चीजें अप्लाई होंगी ना तब बड़ा मजा आएगा, विल डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन एक बार ये थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा खत्म हो जाए। देखो, हमारे पास जो भी डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, वो क्लासेस में लगता है। क्लास ऑफ एसेट्स कौन कौन सी हैं, चलो आ जाओ एक बार उनको देखते हैं। देयर आर वेरियस क्लासेस ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग डेप्रिसिएशन। कितनी है, एक आपके पास टैंजिबल एसेट्स है और दूसरे आपके पास इंटैंजिबल एसेट्स हैं। अब टैंजिबल एसेट्स में 4 क्लासेस हैं, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी और शिप्स, और इनटैंजिबल एसेट्स तो अपने आप में एक क्लास है। ठीक है, तो हमारे पास मेजरली ये 4 क्लासेस हैं। ठीक है, और इंटैंजिबल एसेट्स को भी आप मान सकते हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका क्या सिग्निफिकेंस है सर, अभी पता चलेगा। ठीक है, इन क्लासेस का क्या सिग्निफिकेंस है अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, थोड़ी देर में। ठीक है, अभी तो बहुत बेस बन रहा है, डेप्रिसिएशन इज अ ह्यूज टॉपिक, मैंने आपसे कहा था ना, बहुत बहुत ज्यादा पंगे आते हैं डेप्रिसिएशन को लेकर, तो इसलिए धीरे 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 करके हम लोग चल रहे हैं इसको। ठीक है, तो क्लासेस ऑफ एसेट्स आपका क्लियर हो गया, टैंजिबल एसेट्स, इंटैंजिबल एसेट्स, टैंजिबल में बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी और शिप्स। अब आगे देखो, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। 2 मेथड्स होते हैं जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड, वही यहां पर भी है। ठीक है, देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ द एसएससी। अब यहां पर ये वाली चीज नई है। ठीक है, अभी इसमें क्या नया है पहले आप लोग देख लो, फिर बताता हूं इसको। अगर कोई एसएससी इंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ पावर यूनिट, पावर यूनिट का मतलब क्या हो गया, जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो यहां पर 2 चीजें आती हैं, एक है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि सिर्फ बिजली मैन्युफैक्चर कर रहा है, सिर्फ बिजली जनरेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स किया हुआ है। दूसरा है जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देख रहे हो आप लोग, जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से ये चीज पढ़ी जाती है, जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो 2 बिजनेसेस यहां पर कवर हुए। अगर कोई इंसान सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा है तो वो भी यहां पर कवर्ड है, और अगर कोई इंसान जनरेशन के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी का तो वो भी यहां पर कवर्ड है, और दूसरा हो जाता है बाकी सारे के सारे बिजनेसेस। ठीक है, तो जो इंसान पावर यूनिट के बिजनेस में है उसको डेप्रिसिएशन किस रेट पर, उसको कौन से मेथड को यूज करना होगा, ये उसके पास चॉइस है। वो चाहे तो स्ट्रेट लाइन मेथड ले सकता है, चाहे तो WDV मेथड में अपना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकता है।
ठीक है। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन मेथड या डब्ल्यूडीबी की जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इस वाले एसएससी को है जो एसएससी पावर यूनिट जनरेशन या जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बिजनेस में है। ये स्ट्रेट लाइन मेथड और डब्ल्यूडीबी में से चूज करने का ऑप्शन सिर्फ इस वाले एसएससी के पास है। जो बाकी सारे के सारे एसएससी हैं उनको हमेशा हमेशा डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करना होगा, उनको हमेशा डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करना होगा। आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन। अब आओ देखो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, कौन से एसेट पर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा वो सारी की सारी चीजें यहां पर डिफाइंड है, कोई डिस्क्रिपेंसी आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो आओ एक एक करके करते हैं। सर क्या ये रेट्स याद रखने होंगे? हाँ ये रेट्स याद रखने होंगे। अरे सर इतने सारे रेट्स हम याद कैसे रखेंगे? क्वेश्चंस करते करते धीरे धीरे आपको ये रेट्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ठीक है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, तो परेशान मत हो उस पर। अभी आ जाओ, देखो मैं आप लोगों को रेट्स दिखाता हूं। ठीक है, तो देखो बिल्डिंग में अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो 5%, अगर जनरल बिल्डिंग है तो 10%, अगर टेम्पररी बिल्डिंग है तो 40%। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेजिडेंशियल बिल्डिंग? रेजिडेंशियल बिल्डिंग पे तो टैक्स क्यों लगेगा? बिल्डिंग तो आपकी बिजनेस या कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज होनी चाहिए थी ना। अभी तो हम लोगों ने बात की थी कि बिल्डिंग शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, सेक्शन 30 में बिल्डिंग का रेंट, रेट्स, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें देखी, और उसके बाद एक नोट भी आपने लिखा था कि एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 30 एंड 31 आर अलाउड ओनली इफ दीज एसेट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। राइट, तो ये यहां पर बिल्डिंग में रेजिडेंशियल बिल्डिंग आपकी कहां से आ गई जो यहां पर इस पे 5% का डेप्रिसिएशन क्यों क्लेम करेगा कोई भी एसएससी, और कैसे अलाउड है? तो अभी सुनना। रेजिडेंशियल बिल्डिंग कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं अपने एम्प्लॉइज को घर देने के लिए। ठीक है, कई बार कई सारी कंपनीज जो होती हैं वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के साथ टाई अप्स कर लेती हैं। तो कंपनीज के जो भी एम्प्लॉइज होते हैं जिनको घर वर ढूंढने में दिक्कत हो रही होती है तो कंपनी उनको दे देती है कि ठीक है हमारी ये बिल्डिंग है, ठीक है आप इस पे जाओ। अब कंपनी उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, अब कंपनी जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ओनर हो गई। कंपनी जो है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ओनर, कंपनी ने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग अपनी बेसिकली बना रखी है। इसको ऐसे समझो, कोई कंपनी है उसने एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग खरीद रखी है। ठीक है, अब उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पर्पस क्या है? उस रेजिडेंशियल बिल्डिंग का पर्पस है टू लेंड इट टू द एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज जो यहां पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज को दे दो, कि एम्प्लॉइज जो है वो उस बिल्डिंग में रहे। एम्प्लॉइज जो है हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉइज हैं वो उस बिल्डिंग में रहे। अब ये जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ये है तो रेजिडेंशियल, इसमें लोग रह रहे हैं, इसमें कोई बिजनेस या प्रोफेशनल एक्टिविटी कैरी ऑन नहीं हो रही है, लेकिन क्या ये बिल्डिंग आप यूज कर रहे हो फॉर योर बिजनेस और प्रोफेशन? यस ना। आप एम्प्लॉइज को अगर अपने ऑफिस के पास एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में मकान दे दोगे रहने के लिए, एक फ्लैट दे दोगे रहने के लिए, तो एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा, टाइमली काम पे आया करेगा। आपको भी पता रहेगा कि भाई बहुत ज्यादा दूर वूर नहीं है इसका घर, यहीं पर तो है, कभी भी बुला लो, रात बेरात कभी बुलाओ, आ जा यार ये इमरजेंसी है यार, क्रिटिकल है यार, आई नो यू ओनली यू कैन डू इट यार। ये बहुत ही तगड़ी वो होती है लाइन कॉर्पोरेट की, आई नो यू कैन डू इट, यस यस यू कैन डू इट, आई नो ओनली यू कैन डू इट। ठीक है, वो ऐसा चढ़ा देंगे कि भाई तू ही कर सकता है सिर्फ। ठीक है, कि वो मतलब अगर तेरे अंदर जान नहीं भी होगी ना तब भी तेरे को झक मार के करना पड़ेगा, यार बॉस ने इतना ज्यादा भरोसा दिखा दिया मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये वाली चीज हो जाती है। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग इसलिए मिल जाती है। कोई और जनरल बिल्डिंग है तो 10%। अच्छा, टेम्परेरी बिल्डिंग क्या होती है? टेम्परेरी बिल्डिंग जैसे एलएनटी वगैरह होती है ना जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए जैसे रोड का कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अभी रोड का कंस्ट्रक्शन जब भी जहां पर भी हो रहा है वहीं पर पास में ये लोग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं जिससे जो भी मजदूर वगैरह हैं, जो भी लेबर्स हैं, जो भी रोड बनाने में काम कर रहे हैं वो उस टेम्परेरी बिल्डिंग में रह पाए। राइट, तो उसको टेम्परेरी बिल्डिंग बोल दिया जाता है। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब रोड आगे चलती रहती है तो उस बिल्डिंग को तोड़ के अगली बिल्डिंग बना दी जाती है एंड सो ऑन। तो टेम्परेरी बिल्डिंग पर आपको 40% का टैक्स लग जाता है, तो सॉरी 40% का डेप्रिसिएशन लाउड है। फर्नीचर 10%, इनटैंजिबल एसेट्स 25%। इनटैंजिबल एसेट्स में गुडविल नहीं आती है, गुडविल का डेप्रिसिएशन अब मिलना बंद हो गया है। तो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं इनटैंजिबल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल। ठीक है, अब गुडविल पर कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, पहले मिल जाता था। तो इनटैंजिबल एसेट्स आपके 25% हो गए। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में अब आप देखो, प्लांट एंड मशीनरी तो मोटर व्हीकल्स भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी में आती हैं। अगर ये हायरिंग बिजनेस के लिए है, अगर ये हायरिंग बिजनेस के लिए है तो 30%। लेकिन हां, अगर ये इफ अक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 19 टू 31 मार्च 2020 तो फिर 45%। ठीक है, ये वो दौर है, ये वो टाइम पीरियड था जब सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स बहुत ज्यादा कम हो गया था। ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने सेल ऑफ ऑटोमोबाइल्स को बढ़वाने के लिए एक इंसेंटिव दिया था
कि आप लोग खरीदो, हम आपको डेप्रिसिएशन हायर रेट पर देंगे, और इसका फायदा भी हुआ था। ठीक है, एक टाइम पर ये वाला जो टाइम था 23 अगस्त 2019 से लेकर 20 मतलब ये अगस्त 2019 की बात है, अगस्त सितंबर 2019 की बात है कि गाड़ियों की बिक्री बहुत ज्यादा कम हो गई थी। तो ये जो भी मोटर व्हीकल्स का जो बिजनेस है उसमें एक बहुत ज्यादा गिराव सा आ गया था। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने ये बोल दिया था कि अगर आप अभी 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के 20 के बीच में कोई भी मोटर व्हीकल्स खरीदते हो तो हम आपको डबल रेट पर डेप्रिसिएशन दे देंगे। तो 30 डबल नहीं, सॉरी, जो भी है 30%, तो हम आपको 45% पर डेप्रिसिएशन देंगे। ठीक है, तो अभी लोग खरीदने लग गए थे कि खरीदेंगे तो डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, डेप्रिसिएशन ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट कम आएगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काम भी आया था। दूसरा यूज अगर कोई है आपका, तो इफ एक्वायर्ड, तो वैसे आपको 15% पे मिलता है मोटर व्हीकल्स पर, लेकिन इफ एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज बिटवीन 23 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020 तो 30% का रेट आपका लग जाता है डेप्रिसिएशन का। आप एक बार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, चलो आ जाओ सर। उसके बाद शिप पे 20% का लगता है, एयरक्राफ्ट पर 40% का लगता है, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर 40% का लगता है। ठीक है, इसको याद रखना, ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बहुत आता है आपके एग्जाम में। बुक्स जो कि यूज इन प्रोफेशन और यूज इन लाइब्रेरी बिजनेस और एनुअल पब्लिकेशन है, तो बुक्स पर 40% का डेप्रिसिएशन लगता है। पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट पर 40% का लगता है। विंडमिल्स एंड इट्स इक्विपमेंट, अब अगर वो 1 अप्रैल 2014 से पहले इंस्टॉल्ड है तो 15% का, लेकिन अगर 1 अप्रैल 2014 के बाद इंस्टॉल्ड है तो 40% का डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ऑयल वेल्स पर 15% का, अदर प्लांट एंड मशीनरी पर 15% का आपको मिल जाता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। डन, चलो एक बार ना मैं आप लोगों को क्विकली रिवाइज करवा देता हूं डेप्रिसिएशन में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। काफी थ्योरेटिकल क्लास चल रही है, कल वाली भी काफी थ्योरेटिकल चली थी, आज वाली भी काफी थ्योरेटिकल चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग न्यूमेरिकल्स कल से करना स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है आज वाली क्लास में भी एक आध न्यूमेरिकल मैं आप लोगों को करवा दूं। ठीक है, देखो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अभी तक मैंने क्या क्या आप लोगों को बताया। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर 32 विच इज डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन आपको सारे के सारे एसेसीज पर मिल जाता है जो भी बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पस के लिए अपने एसेट्स को यूज कर रहे हैं, और असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द एसेट, होली और पार्टली इसमें आपकी बेनिफिशियल ओनर भी चलेगा। ठीक है, हायर परचेज के केस में इवन दो आप ओनर तब बनते हो जब आप आखिरी इंस्टॉलमेंट पे करते हो, लेकिन आपको डेप्रिसिएशन थ्रू आउट द पीरियड मिल जाता है। लीज के केस में लेजर ही हमेशा डेप्रिसिएशन को क्लेम कर सकता है, क्योंकि लेजी के पास ऑलरेडी लीज रेंटल्स क्लेम करने का एक ऑप्शन रहता है। तीसरा कि डेप्रिसिएशन आपका तब मिलता है जब आपका कोई भी एसेट पुट टू यूज होता है, लेकिन हाँ इमरजेंसी स्पेयर्स अगर है, स्टैंड बाय एसेट्स वगैरह है, तो फिर आपका डेप्रिसिएशन उन पे मिल जाएगा इवन व्हेन दे आर रेडी टू यूज। उसके बाद क्लासेस ऑफ एसेट्स के बारे में बात की थी, तो दो होते हैं, टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स के अंदर 4, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, प्लांट एंड मशीनरी और शिप्स। उसके बाद हम लोगों ने बात की मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में हम लोगों ने यह समझा कि अगर कोई एसएससी आपका पावर यूनिट के बिजनेस में है, यानी जनरेशन और जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसको एसएलएम या डब्ल्यूडीबी में ऑप्शन दे दिया जाता है। लेकिन अगर बाकी सारे बिजनेसेस हैं तो उस पे डेप्रिसिएशन आपका हमेशा डब्ल्यूडीबी मेथड में ही लगा करेगा। फिर हम लोगों ने रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन के बारे में बात की, यहां तक रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन का डिस्कशन हमारा खत्म हो जाता है। तो अभी तक हमने बात सिर्फ इतनी सी ही की है, लेकिन क्योंकि उसको स्लोली आपके दिमाग में बैठा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, और ये शुरुआत में लग रहा है तो लगने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आ जाओ सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखते हैं कि यहां पर इनकम टैक्स में भाई साहब डेप्रिसिएशन लगता कैसे। चलो मान लिया एक बार को कि रेट्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये क्या तरीका है कि पूरी की पूरी तरह से कंपनी एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो अलग आ जाएगा, और इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन है वो अलग आ जाएगा। भाई साहब ये क्या भला, ये समझ में नहीं आ रहा, तो आओ देखते हैं सिस्टम ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो दो सिस्टम्स होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल एसेट सिस्टम, ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका अकाउंट्स में होता है। ठीक है, सेम एज अकाउंट्स। और दूसरा होता है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन मेथड लग जाता है। ठीक है, जो हमारे काम की चीज है, जो मेन चीज है, वो ये है ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम, वो है आपके ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम। ठीक है, अब ये ब्लॉक ऑफ एसेट सिस्टम में होता क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। ब्लॉक ऑफ एसेट में हमेशा आपका डब्ल्यूडीवी मेथड लगता है। ब्लॉक ऑफ एसेट में हम आपका हमेशा डब्ल्यूडीवी मेथड लगता है। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट्स।
ठीक है, ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विद इन द सेम क्लास ऑफ एसेट्स, इसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, इसके ब्लॉक्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूं कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है। ठीक है, मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है, मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिसपे 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। समझना सुनना बात को बहुत आराम से। मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीनरी है जिस पर 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, मैंने कोई और मशीन खरीदी जिस पर 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। मैंने एक और मशीन खरीदी जिस पे भी 15% के रेट से डेप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, मैंने बिल्डिंग खरीद ली जिस पर 15% के डेप्रिसिएशन से लगता है। तो ये जो दो मशीन्स हैं, 15-15 वाली जो दो मशीन्स हैं, इनका एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, 40% वाली मशीनरी का अलग ब्लॉक बनेगा और 15% वाली बिल्डिंग का एक अलग ब्लॉक बनेगा। समझो, इवन दो 15% वाली ये दो मशीनरीज हैं और 15% वाली वो बिल्डिंग है, लेकिन क्लासेस अलग अलग होंगी ना। एक क्लास वो बिल्डिंग हो गई, एक क्लास ये प्लांट एंड मशीनरी हो गई। तो ब्लॉक आप कैसे बनाते हो? ब्लॉक आप बनाते हो सेम रेट सेम क्लास, ब्लॉक आप बनाते हो सेम रेट सेम क्लास। अगर आपकी क्लास के अंदर रेट्स अलग हो गए तो फिर ब्लॉक अलग भाग गया। जैसे हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी में ही देखा, 3 मशीन थी मेरे पास, 2 मशीन 15% वाली, एक मशीन 40% वाली। तो 40% का एक अलग ब्लॉक बनाया, 15-15 वाला एक अलग ब्लॉक बनाया। फिर मैंने बिल्डिंग खरीद ली 15% वाली। अगर मैं बिल्डिंग खरीद रहा हूं 15% वाली तो फिर उसका एक अलग ब्लॉक बनाया, क्योंकि बिल्डिंग जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में नहीं आ सकती। राइट, तो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब कई सारे लोग सोचोगे सर बिल्डिंग पे तो 15% लगता ही नहीं है। बिल्डिंग पे तो अभी आपने बताया ना 5, 10 या 45 लगता है सीधा। बिल्डिंग पे तो 5, 10 और 40 लगता है, सॉरी। ठीक है, तो एग्जांपल देने के लिए समझा रहा था ना। ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया ना कि ब्लॉक का मतलब क्या है? ब्लॉक का मतलब होता है कि जो भी एसेट्स आपके सेम क्लास में फॉल कर रहे हैं और सेम रेट में फॉल कर रहे हैं, उनको ग्रुप कर दो, उनका एक ग्रुप बना दो। ठीक है, तुम सेम क्लास के हो, ठीक है, तुम सेम रेट से डेप्रिशिएट होते हो, यस, तुम्हारा एक ग्रुप बन गया। ठीक है, तुम उसी क्लास के हो क्या? हाँ, क्या तुम भी उसी रेट से डेप्रिशिएट होते हो? नहीं 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 नहीं, तो तुम अलग ग्रुप में जाओ, तुम अलग ग्रुप में जाओ। हाँ भाई, तुम्हारा क्या सीन है? तुम क्या उसी क्लास में हो? नहीं नहीं, तो रेट सेम है तुम्हारा? हाँ रेट सेम है, लेकिन तुम क्लास में तो वो नहीं हो ना, उस क्लास में तो नहीं हो ना, प्लांट एंड मशीनरी वाली क्लास में तो नहीं हो ना तुम। नहीं नहीं नहीं, जाओ अलग ब्लॉक बनाओ, अलग ग्रुप बनाओ अपना। ठीक है, तो इस तरह से एसेट्स का ग्रुप बनाया जाता है और जो भी डेप्रिसिएशन होता है वो ग्रुप वाइज डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है और क्लेम किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आप लेते हो कोई भी ब्लॉक, मल्टीपल ब्लॉक्स आपके बनते हैं, आपको ये बात समझ में आ गई है। आप ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक लेते हो, उसमें आप ऐड करते हो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट अक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होता है ना, अब देखो अकाउंट्स में क्या होता है, कोई भी एसेट अगर आपने 9 महीने के लिए यूज किया तो उस पर 9 महीने का डेप्रिसिएशन दे दो। अगर कोई भी एसेट आपने 4 महीने के लिए यूज किया तो उस पर 4 महीने का डेप्रिसिएशन दे दो। कोई भी एसेट आपने साल भर के लिए यूज किया तो उस पर पूरा डेप्रिसिएशन दे दो। इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स में ये लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई भी एसेट 180 दिन या उससे ज्यादा के लिए यूज किया है साल भर में, अगर आपने कोई भी एसेट 180 दिन या उससे ज्यादा के लिए यूज किया है साल भर में, तो आपको फुल 100% रेट पर डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा। मतलब किसी एसेट में अगर 15% का रेट है तो आपको पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है सर, अगर किसी ने 181 डेज यूज किया तब भी? हाँ सर, अगर किसी ने एग्जैक्टली 180 डेज यूज किया तब भी? हाँ। ठीक है, 180 डेज अप्रोक्सीमेटली 6 महीने हुए। अकाउंट्स में आप 6 ही महीने का डेप्रिसिएशन दोगे, लेकिन इनकम टैक्स में आप पूरा डेप्रिसिएशन दे दोगे साल भर का। ठीक है, और अगर आपने कोई भी एसेट 180 से कम डेज के लिए यूज किया, 179 डेज के लिए यूज किया, तो आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो आपको आधा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, आधा। ठीक है सर, अगर साल भर में 1 दिन के लिए यूज किया तो तब भी आधा मिल जाएगा, तब भी 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। समझ लो आप लोग बात को, आधा मतलब क्या हो गया? 6 महीने का डेप्रिसिएशन ना। ठीक है, तो अगर 180 डेज या उससे 1 दिन ज्यादा के लिए भी आपने एसेट को यूज किया तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, पूरे 15% का डेप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, अगर मैं प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बात कर रहा हूं तो। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1 दिन यूज किया या 179 डेज भी यूज किया तो आपको 7.5% के रेट पर डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, आधा आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो सरकार आपको डेप्रिसिएशन भर भर के दे रही है, लो डेप्रिसिएशन लो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो गया, देखो जिसने 6 महीने यूज किया
जिसने भी 6 महीने यूज किया उसको तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल ही रहा है, जिसने 6 महीने से एक भी दिन एक्स्ट्रा यूज कर लिया उसको पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन मिल गया। ठीक है, तो यहां पर जो असेसी है उसको कहीं से भी डेप्रिसिएशन का लॉस तो है नहीं, यहां पर असेसी को कहीं से भी डेप्रिसिएशन का लॉस तो है नहीं। अगर आपने 6 महीने के लिए भी अपने एसेट को यूज किया, अगर असेसी ने 6 महीने के लिए भी एसेट को यूज किया तो अकाउंट्स में भी उसको 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल रहा था, यहां पर टैक्स में भी उसको 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन अगर किसी असेसी ने अपने एसेट को सिर्फ 1 महीने के लिए यूज किया, अगर सिर्फ 1 महीने के लिए यूज किया तो फिर सिर्फ 1 महीने के लिए अगर यूज किया तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपको इनकम टैक्स में तो पूरे 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल गया ना, हाफ रेट पर मिल गया। 1 महीना मतलब क्या, 30 डेज या 31 डेज विच इज लेस देन 180 डेज। अगर आपने अपने एसेट को पुट टू यूज किया फॉर लेस देन 180 डेज तो आपको पूरा का पूरा हाफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और अगर आपने अपने एसेट को पुट टू यूज किया फॉर 180 डेज और मोर तो आपको पूरा का पूरा फुल रेट पर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। सरकार चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा एसेट्स खरीदें, ठीक है, इसलिए सरकार आपको ज्यादा से ज्यादा डेप्रिसिएशन रेट्स प्रोवाइड कर रही है। तो देखो, तो यहां पर जब भी आप ये लिखोगे ना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसको दो पार्ट्स में बांटना होगा, पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ऐसा भी तो हो सकता है ना, जैसे अभी मैंने आप लोगों को वही वाला एग्जांपल दिया नोएडा वाले कंप्यूटर का, ठीक है, मैंने इस साल खरीद के रख लिया, सपोज मैंने फरवरी में कंप्यूटर खरीदा, मैंने फरवरी में कंप्यूटर खरीदा नोएडा में, उसको इंस्टॉल करा लिया, वो रेडी टू यूज है, ठीक है। अब अगर मैं नोएडा जाके उसको फरवरी में ही यूज करना शुरू कर देता हूं तब तो मुझे 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, आधे रेट से मिल जाएगा, बिकॉज आई यूज द एसेट फॉर लेस देन 180 डेज, ठीक है। लेकिन अगर मैंने प्रीवियस ईयर 21-22 में, मैं प्रीवियस ईयर 21-22 की बात कर रहा हूं, तो सपोज मैंने 1 फरवरी 2022 को वो कंप्यूटर खरीद के नोएडा में इंस्टॉल कर लिया था एंड आई स्टार्टेड यूजिंग इट ओनली इन द प्रीवियस ईयर 22-23, तो अभी प्रीवियस ईयर 21-22 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो एसेट आ गया था, इंस्टॉल हो गया था, रेडी टू यूज था फरवरी में, क्या यूज किया गया 2 महीने में एक भी दिन, क्या 2 महीने में एक भी दिन इसको यूज किया गया कंप्यूटर को, नहीं, तो क्या कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं, ठीक है, क्या कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं, ठीक है। लेकिन सर ये तो गलत हो जाएगा, आगे पढ़ेंगे, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे 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 करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। व्हाई डू यू थिंक वी आर गोइंग सो स्लो, हर एक पॉइंट को मैं आपको इतनी स्लोली क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अभी मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं आप सिर्फ उतना सुनिए और धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आएगी, धीरे धीरे आएगी, लेकिन ठीक है, एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। एनीवे, सो 3 पार्ट्स में इसको बांटा, पुट टू यूज फॉर 180 डेज और मोर, पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, ये हो गया। इसमें से आप लेस करोगे मनी रिसीव्ड, यानी अगर आपने कोई भी एसेट बेचा है तो उसको आप लेस करोगे, तो सेल प्रोसीड्स को आपने लेस किया और उसके बाद आप फिर यहां पर डेप्रिसिएशन के लिए WDV आपको मिल जाएगी, फिर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे और फिर आपके पास क्लोजिंग WDV आ जाएगी। अभी फिलहाल आप बस इस फॉर्मेट का स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा बहुत इस तरह से करेंगे, थोड़ा बहुत और टेक्निकलिटीज में जाएंगे, समझते रहना, बिल्कुल घबराना मत। क्वेश्चन करते हुए मैं आपको एक एक चीज दोबारा रिवाइज भी करवाऊंगा, याद भी दिलवाऊंगा और प्रॉपरली लिखवाऊंगा भी, ठीक है। अभी पहले फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, चलो जी आ जाओ सर, ये हो गया। अच्छा अब इधर देखो, बात वही है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है, WDV फॉर डेप्रिसिएशन आ गई। अगर एसेट पुट टू यूज नहीं हुआ, मतलब ये वाली चीज मैं आपको पिछली वाली स्लाइड दिखाते हुए बता चुका था, आपको बस ये वाली स्लाइड दिखा रहा हूं, तो देख लो यहां पर, अगर एसेट आपका पुट टू यूज नहीं हुआ तो उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैंने 1 फरवरी 2022 को नोएडा वाले मकान में कंप्यूटर इंस्टॉल करवा दिया लेकिन 31 मार्च 2022 से पहले एक भी दिन उसको यूज नहीं किया, तो क्या उस कंप्यूटर पर मुझे प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई डेप्रिसिएशन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में मुझे उसका कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर लेस देन 180 डेज है, लेस देन 180 डेज, तो इसकी एग्जैक्ट डेट क्या है? एग्जाम हॉल में आप क्यों बार बार आप डेट्स कैलकुलेट करते रहोगे, ठीक है, कि अगर वहां पर मान लो दिया रहेगा कि ये वाला एसेट है, ये वाला एसेट है वो 1 दिसंबर को खरीदा गया, अब आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन ये दिन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, फिर देखोगे कि हाँ 180 डेज से कम आ रहा है, तो बेकार में ये हर उसके लिए, हर एसेट की परचेज के लिए आपको दिन कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग ये देख लेना कि अगर 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स खरीदा है, मतलब 4 अक्टूबर या उसके बाद खरीदा है, तो वो 180 डेज से कम ही आएगा हमेशा। आप 4 अक्टूबर को भी देख सकते हो, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। अगर 4 अक्टूबर को खरीदा, ठीक है, तो 4 अक्टूबर भी इंक्लूड करेंगे ना। अगर 4 अक्टूबर को एसेट खरीद के पुट टू यूज हुआ तो फिर अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं। 31 - 4 + 1, ठीक है, ये आपका 4, 5, 6 ऐसे ही होता है ना,
ठीक है, फोर्थ को भी काउंट करेंगे तो 31 में से 3 माइनस करो तो 28 आता है आपका। ठीक है, अच्छा नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज और मार्च में 31 डेज, 179 आ रही है। तो अगर आपने 4 अक्टूबर ऑनवर्ड्स, 4 अक्टूबर या उसके बाद आप कोई भी एसेट खरीदते हो तो फिर आपको 50% यानी हाफ रेट पर डेप्रिसिएशन मिलता है, आपको हाफ रेट पर डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अगर आप 4 अक्टूबर से पहले कोई भी खरीद लेते हो तो आपको फुल रेट पर डेप्रिसिएशन मिल जाता है। ठीक है, और फिर यहां पर लिखा हुआ है इफ एनी एसेट इज एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज इन दैट प्रीवियस ईयर देन डेप्रिसिएशन इज अलाउड एट हाफ रेट। तो ये तो बात हो ही गई है हमारी। इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा आगे किसी ना किसी क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। अभी आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब आओ सर एक क्वेश्चन करते हैं फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, क्योंकि पूरी क्लास थ्योरेटिकल हो गई। एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, फिर आपसे बाकी सारे क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे। देखो, ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक इज 10 लाख, asset acquired and put to use on 30th December 2021, 30th December 2021 less than 180 days हो गया। ठीक है, इस 4 लाख रुपीस। एसेट सोल्ड ऑन 15th November 21, 3 लाख रुपीस। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15%। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू बी अलाउड, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन टू बी अलाउड। तो आ जाओ देखते हैं आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन, ओपनिंग WDV कितनी थी? ओपनिंग WDV आपकी 10 लाख रुपए की थी, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 10 लाख। ओपनिंग WDV आपकी 10 लाख की थी। ठीक है, उसके बाद एड एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सिर्फ ये वाला एसेट एक्वायर किया है, तो ये लेस देन 180 डेज है, 30th दिसंबर को किया हुआ है एक्वायर। ठीक है, तो लेस देन 180 डेज में मैं लिख देता हूं 4 लाख। पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज 4 लाख। ये क्या आ जाएगा? 14 लाख। यह है 14 लाख। अच्छा, इसमें से सेल वैल्यू माइनस कर दो। सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू है आपकी 3 लाख की। ठीक है, सेल वैल्यू 3 लाख माइनस कर दो आप, 3 लाख आप माइनस कर दीजिए, तो 11 लाख अभी आपकी ब्लॉक की वैल्यू है। इस पर अब देखो 2 तरीके से डेप्रिसिएशन लगेगा, समझना। डेप्रिसिएशन जो है इस 11 लाख में 2 अलग अलग पार्ट्स में आपको बांटकर डेप्रिसिएशन लगाना होगा, समझना। ये जो 11 लाख है, ये जो 11 लाख है, इसमें से इसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। कौन कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो समझना। एक पार्ट तो ये 4 लाख का हो गया, इस 4 लाख पर 50% के रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया 4 लाख का पार्ट। ठीक है, और कितना बचा? 7 बचा, 8 9 10 11, यस, ये बचा 7 लाख। इस 4 लाख पर 7.5% का डेप्रिसिएशन लगेगा और इस 7 लाख पर डेप्रिसिएशन लगेगा पूरा का पूरा 15%। ये तरीका होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है, आपने ओपनिंग WDV निकाली। आपने जब WDV निकाल ली ना, तो इस WDV में से देखो वो 3 पार्ट्स अलग करो। इस WDV में से वो 3 पार्ट्स अलग करो। कौन कौन से 3 पार्ट्स? लेस देन 180 डेज, मोर देन 180 डेज, अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज। ये 3 पार्ट्स आपको इस WDV में से अलग करने होंगे। लेस देन 180 डेज में नो डेप्रिसिएशन, सॉरी, लेस देन 180 डेज में हाफ डेप्रिसिएशन, अक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज में नो डेप्रिसिएशन, और जो भी बैलेंस बचेगा उस पे फुल डेप्रिसिएशन। अभी उससे आपको कोई मतलब ही नहीं है कि सर ये वाला जो एसेट बेचा इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी WDV क्या थी, इस एसेट को बेचने से क्या कोई प्रॉफिट होगा, क्या कोई लॉस होगा। ये सारा का सारा अकाउंटिंग का पेंचा है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आप लोग अकाउंट्स में जो करते हो ना, कि अगर आपने कोई एसेट बेचा तो पहले तो देख लेते हैं कि जिस डेट को बेचा उस दिन तक उसका डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है, फिर उस दिन की उसकी WDV देखते हैं, फिर देखते हैं कितने में वो एसेट बिका, फिर उसको WDV से कंपेयर करते हैं, फिर प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट निकालते हैं। ये सारा का सारा काम इनकम टैक्स एक्ट में करने की कोई जरूरत नहीं है, एंड हेंस ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि यहां पर ब्लॉक ऑफ एसेट्स वाला सिस्टम चलता है। आपने ओपनिंग WDV ऑफ द ब्लॉक ली, आपने इसमें ऐड कर दिया। अब इस ओपनिंग WDV में कौन कौन से एसेट्स हैं, यू डोंट नो एट ऑल। ठीक है, इस इंडिविजुअल एसेट को बेचने पर आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, यू डोंट नो एट ऑल। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। ठीक है, कि सर अगर ब्लॉक में एक ही एसेट रहा और वही एसेट बिक गया तो सर अगर ब्लॉक की वैल्यू ऐसी होगी, वो सब हम लोग करेंगे, इवेंचुअली सब कुछ करेंगे। ठीक है, इवेंचुअली हम लोग सब कुछ करेंगे, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो जहां तक, वहां तक हम लोग जाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम लोगों को थोड़ा अपनी स्पीड धीरे धीरे रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर से जाने लग जाएंगी। ठीक है, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम यू गाइज आर इवन कॉम्प्रिहेंडिंग समथिंग लाइक दिस।
ठीक है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था ना, मतलब जो बचपन का पूरा पूरा का पूरा बेसिकली जो भी बिलीफ सिस्टम है, सपोज किसी दिन आपको आकर ये कोई बता दे, कोई ये आपको कन्विंस कर दे कि आप रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, ठीक है, आप तो रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं हो, राइट। आपको पता है किसी एक बड़े साइंटिस्ट की एक थ्योरी है कि हम सब रियल में एक्चुअली कुछ है ही नहीं, एक वो कोई कोई तो आदमी है जो एक वीडियो गेम खेल रहा है और हम सब उसके वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं, हम सब उसके वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक थ्योरी है, ये एक साइंटिफिक थ्योरी है, वाकई में ये थ्योरी है, ठीक है, कि किसी ने बोल रखा है कि हो सकता है हम सब रियल में एग्जिस्ट हो ही ना, हो सकता है कोई एक आदमी है जो एक बड़ा सा आदमी है जो वीडियो गेम खेल रहा है और हम उसके वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं, यहां पर हम अपने वीडियो गेम्स बनाकर, यहां पर हम अपना मेटावर्स बनाकर खुश हुए जा रहे हैं, हो सकता है हम खुद किसी के वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हो, ठीक है। तो यहां पर आपका पूरा बिलीफ सिस्टम जो है ना डेप्रिसिएशन को लेकर, वो पूरा का पूरा यहां पर चेंज हो रहा है, तो यू गॉट टू गिव इट टाइम, आपको इसको समय देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो एनीवे मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर 10 लाख की WDV थी, इसमें से 4 लाख ऐड किया गया, अक्वायर्ड एसेट्स हुए, ये आपकी WDV है, ये आपके पास आया, उसमें से माइनस किया गया द सेल प्रोसीड्स, 3 लाख का माइनस किया, ठीक है। कोई मतलब नहीं है एसेट कितने, एसेट की WDV ऑन द डेट ऑफ सेल क्या थी, एसेट के बिकने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सब कुछ आपको अकाउंटिंग में करना होता है, यहां नहीं करना है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका 3 लाख माइनस कर दिया, 11 लाख की WDV आई, अब इस 11 लाख पर आपको डेप्रिसिएशन लेना है, ठीक है। इस 11 लाख को आप 3-4 पार्ट्स में डिवाइड करो, 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, पहला पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, दूसरा एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, और तीसरा बैलेंस, क्योंकि जो बैलेंस होगा उसमें तो वो सारे एसेट्स भी आ गए ना विच आर एक्वायर्ड इन पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज, तो इस पर, इस बैलेंस पर तो एनीवे फुल रेट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ये मैंने अलग किया, ये मैंने अलग किया, एक मैं और अलग करूंगा, एसेट एक्वायर्ड बट नॉट पुट टू यूज, तो इसमें भी कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो जो स्पेशल डेप्रिसिएशंस लग रहे हैं वो इन्हीं दोनों पर तो लग रहे हैं। अगर कोई एसेट आपका मोर देन 180 डेज के लिए भी पुट टू यूज हुआ है, 180 या मोर के लिए पुट हुआ है, तो वो भी इस बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हो जाएगी। अब डेप्रिसिएशन एक्चुअली अलाउड आपका कितना आएगा, 4 लाख रुपए पर आप 7.5% लगाओगे, प्लस 7 लाख रुपए पर आप 15% लगाओगे, ठीक है। 4 लाख और फिर 7 लाख, 1,35,000 का आपका डेप्रिसिएशन निकलकर आ जाता है, 135 का आपका डेप्रिसिएशन आता है, 11 लाख माइनस 135, 965 आपकी क्लोजिंग WDV आ जाती है, 9,65,000 आपकी क्लोजिंग WDV आ जाती है। आप एक काम करो, पहले तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, डन, उसके बाद आप सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ग्रेट, आज के लिए इतना रखते हैं, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। यस 57 मिनट्स ऑलरेडी हमारे पास हो चुके हैं एंड बस इसको आप लोग रिवाइज करो, जितना भी किया है रिवाइज करो, कल की क्लास से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर कोई भी डाउट्स वगैरह है तो, या कुछ भी है कैसा भी लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।